हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया टीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। समाज में जो विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण कहा जाता है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, जेंडर पहचान कहा जाता है, या फिर जेंडर रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है। समाज में जो लिंग को लेकर के उपयुक्त मानी जाने वाली जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में जो जन सामान्य की अवधारणाएं है, उसे क्या कहा जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की जो है, उनके अनुसार जब एक बच्चे के निष्पादन के स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या खोजपूर्ण अधिगम कहा जाता है, उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, पांड या फिर ढांचा कहा जाता है, या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। इसको कहा जाता है पांड या फिर ढांचा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसके अनुसार, समाज और संस्कृति के बारे में कौन बात करता है बेटा। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, या फिर अल्बर्ट बंड्यूरा। तो बेटा समाज और संस्कृति के बारे में कौन बात करता है, वाइगोत्स्की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेव वाइगोत्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ध्वनि, ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। तीसरा, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। फोर्थ है आपका, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है बेटा, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति है, उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आपसे किसके, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं पूछी गई थी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। आपसे क्या पूछा गया है, जो शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल, या फिर संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो बेटा शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं होगा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये शामिल नहीं होगा आपका। बाकी के तो ये हैं, शरीर का आकार व अनुपात में बदलाव है, ये तो शारीरिक विकास में शामिल है। शारीरिक प्रणाली का कार्य भी है, प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल भी इसमें शामिल है, लेकिन जो शामिल नहीं है हमें वो बताना है। क्या कहा है यहाँ पे, जो शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये शामिल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विकास का क्रम जन्म से ही निश्चित हो जाता है। क्या बच्चे के विकास का क्रम जन्म के समय से ही निश्चित हो जाता है। दूसरा, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो जो बच्चे का विकास का क्रम है बेटा, क्या जन्म से ही के समय निश्चित हो जाता है, नहीं, ये तो गलत हो गया। एक समान है, क्या विकास का क्रम जो है वो एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति एक समान होती है, नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, पूरी तरह से अप्रत्याशित है,
नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ इसको बदला जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के जो विकास का क्रम है वो पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पहला है आपका पुस्तकालय, दूसरा है स्कूल, तीसरा है परिवार या फिर सरकार। तो जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होती है बेटा वो कौन सी होती है? परिवार होती है। तो सामाजिकरण की आपकी प्राथमिक संस्था कौन है? परिवार है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो वो कौन सी एज होती है जिसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क कर पाता है? संवेदी चालक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है? तो बेटा निगमनात्मक तर्कना कब आती है बच्चे में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी चरण में बच्चे में निगमनात्मक तर्क करने की क्षमता आ जाती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक आलोचना है। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इसकी आलोचना के बारे में हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। उन्होंने तो देखा है तो ये तो होगा नहीं, आपसे आलोचना पूछी गई है, वो तो कहते थे। तो दूसरा क्या है? उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा मुख्यता दी है। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी एक आलोचना आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगी कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आलोचना है वो क्या है? कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। समझ गए आप? यहाँ पे उन्होंने तो कहा है कि बच्चे को तो सक्रियकर्ता के रूप में मानते हैं ना, तो ये तो आलोचना हो नहीं सकती ना। आलोचना क्या है? आलोचना वो है ना जो जिसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। तो क्या है? उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो ध्यान में रखा ही नहीं था जो उनका सिद्धांत था। तो इसीलिए आलोचना क्या है? वही तो होगी ना आलोचना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पियाजे के अनुसार कौन सा वो कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पहला है आपका गतिविधि, अन्वेषण, भाषा और जैविक परिपक्वता। तो बेटा उन्होंने किसको कहा कि जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है जिससे वे बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? बताइए इसमें स्नेहा के जो कद में बदलाव हो रहा है उसको क्या कहेंगे? क्या उसको पाड़ कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे, उसको वृद्धि कहेंगे, उसको सीखना कहेंगे या फिर उसको अनुकूलन कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे बेटा? वो क्या हुई है? उसकी वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। जो आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है तो उसमें ये कहा गया है कि विकास की गति सब में एक समान होती है? नहीं। अगर एक समान होती तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में कैसे हो जाएगा? ये बताओ। भिन्नता का मतलब ही क्या है? कि हर व्यक्ति के में भिन्नता पाई जाती है। तो इसने तो कह दिया कि सभी का शारीरिक विकास की जो गति है वो एक समान होती है। ऐसा तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है? नहीं, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? सभी बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है वो क्या बताता है? कि जो भाई हर बच्चे की वृद्धि और विकास की गति में अंतर हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी।
हर बच्चे की वृद्धि और विकास की गति में अंतर होता है, ये बात तो करेक्ट है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यही तो कहता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो गलत है ना, इसमें क्या कह दिया कि सभी बच्चों में विकास की गति एक समान होती है, सभी बच्चों में विकास की गति एक जैसी होती है, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है क्या रियलिटी में? नहीं होता। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आप या आपके आसपास होंगे, आप बताइए क्या सभी बच्चों का जो वृद्धि है या भाषाई विकास है एक समान गति से होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें क्या बताता है बेटा कि विभिन्न बच्चों की विकास और वृद्धि की जो गति है उसमें अंतर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली बच्चों को परिभाषित करता है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं बेटा उनका आईक्यू कितना होता है, आईक्यू लेवल कितना होता है? 140 प्लस होता है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आप में से भी जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से भी बहुत से बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो क्या प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। दूसरा क्या है, सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है ये भी। और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं। अगला क्या है आपका, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या है, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो प्रतिभाशाली बच्चे की तो सारी विशेषताएं हैं, पहला दूसरा तीसरा सारी पॉइंट आपके करेक्ट है इसमें। तो आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सारे ही आपके करेक्ट है। शीघ्रता से सीखते हैं, उसे याद रखते हैं, सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं और त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो पियाजे के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं। शिक्षक की गतिशीलता बिल्कुल ठीक है, विविध सामग्रियों का प्रावधान ये भी बिल्कुल ठीक है, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना ये भी ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित, ये सही नहीं है बेटा आपका। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है ये पियाजे के अकॉर्डिंग अधिगम को सुगम बनाने वाले महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आपको, पहला दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपका, भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो जीन पियाजे क्या कहते हैं बेटा, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। बेटा एक वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है, वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि पहले भाषा आती है और फिर विचार आता है। लेकिन पियाजे का कहना उल्टा है। पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। पियाजे के अनुसार, ये किसके अनुसार है, वाइगोत्स्की के अनुसार है। तो पियाजे के अनुसार हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो पियाजे के अनुसार क्या है बेटा, चिंतन जो है वो भाषा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार आता है और विचार जो है वो भाषा को निर्धारित करता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है उनका क्या कहना है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये तो आपका वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन आपसे पियाजे के अनुसार पूछा गया था, तो पियाजे का कहना है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो चिंतन है वो भाषा को निर्धारित करता है। यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।